हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक रनिंग टॉपिक शुरू है दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं उसमें हमने देखा था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के हिसाब से। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप, एक स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी और उसके एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको। ठीक है, चलो जी, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों स्पीशीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, चलो हम देखेंगे पहले, अगर कोई भी इकोसिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी बायोटिक कम्युनिटी है, ठीक है, चाहे वो प्लांट कम्युनिटी होगी, चाहे वो एनिमल कम्युनिटी होगी, चाहे वो माइक्रोब्स की कम्युनिटी होगी, चाहे वो इंसेक्ट्स की कम्युनिटी होगी, कोई भी लिविंग कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, ये बायोटिक कम्युनिटी में अगर स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि ये कम्युनिटी जो है या ये इकोसिस्टम जो है ये अगर रिच होगा स्पीशीज़ में, इसमें डाइवर्स नंबर ऑफ स्पीशीज़ होंगे, स्पीशी डाइवर्सिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होंगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये कम्युनिटी जो है ये स्टेबल है। सिंपल है ना, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर कम्युनिटी के अंदर इंक्रीज्ड नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे तो हम बोल सकते हैं द स्पीशी इज वेरी स्टेबल। ठीक है, मैं लिखूंगा इफ नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया या इन ए कम्युनिटी, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज्ड यानी मोर, ठीक है, इज मोर in a biotic community, एक बायोटिक कम्युनिटी में अगर स्पीशीज का नंबर अच्छा खासा होगा, ज़्यादा होगा, तो मैं बोल सकता हूं दिस बायोटिक कम्युनिटी इज स्टेबल। मैं लिखूंगा यहां पे दिस कम्युनिटी इज मोर स्टेबल, दिस कम्युनिटी इज मोर स्टेबल। स्टेबल मीन्स क्या हुआ? स्टेबल मीन्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि इसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी और अच्छी खासी होगी। ठीक है, स्टेबल मीन्स मोर स्टेबल मीन्स मोर स्टेबल मीन्स क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज कांस्टेंट, यानी कि इसमें जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी मैंने आपको इकोसिस्टम के लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था प्रोडक्टिविटी। अगर किसी को मालूम नहीं है प्रोडक्टिविटी, वो जाके इकोसिस्टम का लेक्चर लगाओ। तो प्रोडक्टिविटी सिंपली हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑर्गेनिक मैटर, प्रोडक्टिविटी मीन्स बायोमास जो जनरेट होता है एक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जनरेटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को हम बोलते हैं बायोमास। ठीक है, सिंपल सी बात, मैंने अभी एक ही बात मैंने बोली, अगर नंबर ऑफ स्पीशीज किसी बायोटिक कम्युनिटी में ज्यादा होंगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दैट बायोटिक कम्युनिटी इज मोर स्टेबल। वो बायोटिक कम्युनिटी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ज्यादा स्टेबल मीन्स उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी मोर होगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। समझा गया आपको? प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी खासी रहेगी उसमें। समझाया बेटा आपको? तो हम सिंपली बोल सकते हैं ऐसे भी वर्ड्स में कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शाबाश नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये पॉइंट याद रखना आप। क्या लिखा मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे, ये पॉइंट, अगर नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे द कम्युनिटी इज मोर स्टेबल। समझा गया आपको? नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होंगे
तो ये मोर स्टेबल होगा, कम्युनिटी मोर स्टेबल होगी। अगर नंबर ऑफ स्पीशीज कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो हम बोल सकते हैं कम्युनिटी विल बी लेस स्टेबल। लेस स्टेबल कम्युनिटी, लेस स्टेबल मीन्स प्रोडक्टिविटी विल बी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, चेंज होगी ईयर आफ्टर ईयर। इसमें क्या होगी प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है ईयर आफ्टर ईयर वो कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी। समझा गया आपको, शाबाश। तो ये था इस जो हमारा टॉपिक है इसका जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट था, क्योंकि हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में बोलता है। तो और कम्युनिटी क्या होगी, कम्युनिटी जो बायोटिक कम्युनिटी की वो मोर स्टेबल होगी या लेस स्टेबल होगी अगर नंबर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी या ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है। स्टेबल कम्युनिटी जो है, ये स्टेबल कम्युनिटी के 3 पैरामीटर्स देखे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे इकोसिस्टम में, स्पीशीज डाइवर्सिटी की कितनी जो है अहमियत रखता है ये हमारे बायोटिक कम्युनिटी के लिए। ठीक है, चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयर आर 3 पैरामीटर्स। चलो इसको रब करो, सॉरी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 पैरामीटर्स ताकि तीनों में एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर पाऊंगा। जल्दी करो, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? नंबर 1 इज less variation in प्रोडक्टिविटी। क्या है ये, मैं भूल गया लिखना, क्या है ये, these are the 3 पैरामीटर्स। 3 ये आपको याद रखना है, 3 पैरामीटर्स ऑफ ए स्टेबल कम्युनिटी। जो एक स्टेबल कम्युनिटी रहती है बेटा, इसके मोस्टली देखे गए हैं 3 टाइप्स के पैरामीटर्स है यहाँ पे, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन ए स्टेबल कम्युनिटी। जो कम्युनिटी स्टेबल होती है उसके पास ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर ये है कि लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर जो इस कम्युनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर ये बायोटिक कम्युनिटी है, अगर ये एक बायोटिक कम्युनिटी है, एक इकोसिस्टम है, ठीक है, जब भी मैं बायोटिक कम्युनिटी का नाम लेता हूं तो ये आप समझ सकते हो कि इसका नाम है इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम जो एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, ये दूसरी कम्युनिटी है, ओके, इसमें स्पीशीज का नंबर कम है और इसमें स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। तो आप मुझे बोलो कि इन 2 कम्युनिटीज में, इन 2 इकोसिस्टम्स में मोर स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली बी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं लेस वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी। यहां पे प्रोडक्टिविटी जो होती है ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, हर साल जो प्रोडक्टिविटी होती है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे बायोमास जनरेट होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा बायोमास जनरेट होगा, यहाँ पे कम होगा जनरेट बायोमास। यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, हियर ए में चेंजेस आ सकते हैं, ये कम भी हो सकता है, ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये किसी ईयर में ज़्यादा है प्रोडक्टिविटी तो ये ज़्यादा ही रहेगा दूसरे साल में भी। समझ आया क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है। समझ आया बेटा आपको? क्लियर हुआ? यानी हम बोल सकते हैं कि एक स्टेबल कम्युनिटी में, इन ए स्टेबल कम्युनिटी, इन ए स्टेबल कम्युनिटी द प्रोडक्टिविटी remains कांस्टेंट। प्रोडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये चीज समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया था
उसका नाम था डेविड टिलमैन, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ समझाने के लिए, यानी कि एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर लेस वेरिएशंस होते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी में कम वेरिएशंस आती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती है ईयर आफ्टर ईयर। तो एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था डेविड टिलमैन। ये डेविड टिलमैन ने रिसर्च किया था एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर, ठीक है। ही डन ए रिसर्च इन ए लार्जर एरिया। रिसर्च के बाद इसने क्या किया, जब इसने एक कम्युनिटी को रिसर्च किया, एक इकोसिस्टम को रिसर्च किया, तो इसने एक हाइपोथेसिस यहाँ पे जनरेट किया, यानी कि इसने अब एक थ्योरी जनरेट की अपनी। वो थ्योरी क्या कहलाती है, ही जनरेट ए थ्योरी एंड दिस थ्योरी इज नेम्ड एज टिलमैन्स हाइपोथेसिस, ठीक है। टिलमैन्स हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस ने जनरेट किया है, उसका नाम था टिलमैन हाइपोथेसिस। देखो ये टिलमैन हाइपोथेसिस क्या बोलता है। टिलमैन हाइपोथेसिस सिंपली कह रहा है हमें कि अगर एक बायोटिक कम्युनिटी स्टेबल है, वो स्टेबल कम्युनिटी में जो प्रोडक्टिविटी होती है ईयर आफ्टर ईयर सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैं लिखूंगा इसका हाइपोथेसिस क्या बोला है इसने। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, ये हाइपोथेसिस हमें क्या बोल रहा है, इन ए स्टेबल कम्युनिटी, the productivity remains same लिखो या कांस्टेंट लिखो, ईयर आफ्टर ईयर। ये इसका स्टेटमेंट है। यानी कि जब इस टिलमैन ने एक रिसर्च किया किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी एरिया के अंदर, तो इसने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया, ठीक है, एक थ्योरी जनरेट दी इसने। वो थ्योरी बोल रही है हमें एक स्टेबल कम्युनिटी में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है ईयर आफ्टर ईयर। तो ये क्या बताया इसने। अब ये ऐसे हम जब हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। चलो हम आएंगे एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल जो मैंने यहां पे दिया, इसने ये जो स्टेटमेंट दिया था, इसको हम समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। मान लो दिस इज द कम्युनिटी ए, ये कम्युनिटी ए है और ये कम्युनिटी बी है, या ये इकोसिस्टम ए है एंड दिस इज द इकोसिस्टम बी। मान लो यहां पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, हियर 3000 स्पीशीज, यहां पे 3000 स्पीशीज है, और यहां पे ये 3000 स्पीशीज जो है इनकी प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं साल 2019 में। फॉर एग्जांपल हमने 2019 को हम स्टडी करेंगे। ईयर 2019 में जो यहां पे प्रोडक्टिविटी हुआ करती है, जो यहां पे बायोमास जनरेट हुआ करता है इस इकोसिस्टम में, मान लो कंसिडर करेंगे दैट वाज एक्स। कितना था वो? एक्स प्रोडक्टिविटी। मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज प्रोडक्टिविटी इन द ईयर 2019 इज एक्स, प्रोडक्टिविटी इज एक्स। फिर हमने इसी कम्युनिटी ए के अंदर एक साल के बाद देखा इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर हम एक साल के बाद देखेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी 2020 में देखेंगे तो 2020 में भी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज आल्सो एक्स। मान लो ये एक कम्युनिटी है लेकिन ये स्टेबल कम्युनिटी है, ये अभी हम इसको मानेंगे स्टेबल कम्युनिटी। मान लो ये दोनों स्टेबल कम्युनिटी है, दीज आर द स्टेबल कम्युनिटीज, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है यहां पे स्पीशीज कम है, यहां पे स्पीशीज ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। लेस स्टेबल में हमने कंसिडर किया 2019 में प्रोडक्टिविटी मान लो एक्स थी, और 2020 में भी स्पीशीज जो है जो यहां पे प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज आल्सो एक्स। कम्युनिटी बी के इसको हम कंपेयर करेंगे, ध्यान से सुनना। कम्युनिटी बी में जब हम स्पीशीज लेते हैं, यहां पे 10,000 स्पीशीज हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 स्पीशीज मान लो यहां पे है,
और ये 10,000 स्पीशीज में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। मान लो 2019 में हमने इसको रीड किया, 2019 में यहां पे जो स्पीशी डाइवर्सिटी थी वो y थी। फॉर एग्जांपल x कोई भी वैल्यू हो सकता है, y कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहां पे मैंने इसलिए y लिया ताकि मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा x से। x का नंबर 1 होगा, y का नंबर दूसरा होगा। ऑब्वियसली x का नंबर अगर 10 होगा, इसका नंबर 100 होगा, क्योंकि यहां पे स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा है। ईयर 2020 में 2020 ईयर 2020 में मुझे बोलो यहां पे 10,000 स्पीशी के टाइम पे 2019 में y प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, y प्रोडक्टिविटी। तो 2020 में कितना होगा y प्रोडक्टिविटी? ये देखो, एक स्टेबल कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी जो है रिमेन सेम रहती है ईयर आफ्टर ईयर, एक साल के बाद दूसरे साल में। हर साल के बाद ईयर जब चेंज होते हैं तो ईयर आफ्टर ईयर जो है इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम रहती है। ये एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, एक पैरामीटर है इसका, कि जो कम्युनिटीज ज़्यादा स्टेबल होंगी वो कम्युनिटीज में वेरिएशंस कम आती हैं प्रोडक्टिविटी के लिहाज से। समझाया बेटा आपको? और यहाँ पे एक दूसरा चीज़ आपको देखने को मिलता है ये टिलमैन हाइपोथेसिस के इस थ्योरी से, वो ये है कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इफ डाइवर्सिटी इज मोर, अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी विल बी मोर, प्रोडक्टिविटी विल बी मोर। क्या है लिखा मैंने? इफ डाइवर्सिटी इज मोर इट मीन्स प्रोडक्टिविटी इज मोर, it means productivity is also more, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल है ना, ये हम यहाँ पे देखने को मिलता है। एज एन एग्जाम्पल देखो, ये पॉइंट मैं एग्जाम्पल में इसके साथ टैली करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? स्टेबल कम्युनिटी में मान लो ये दोनों स्टेबल कम्युनिटी है, ईयर आफ्टर ईयर 2019 में प्रोडक्टिविटी x थी और 2020 में भी कोई चेंज नहीं आई प्रोडक्टिविटी में। फिर मैंने यहाँ पे ये स्पीशी इसलिए बताई कि यहाँ पे मैंने स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखाई। स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चेंज किया y 2019 में, और 2020 में भी प्रोडक्टिविटी मैंने यहाँ पे y बताया। देखो ये पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब अगर स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी विल बी मोर। मान लो यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी कितनी थी? 3000 स्पीशीज। तो 3000 स्पीशीज में x प्रोडक्टिविटी थी और 10,000 स्पीशी में y। या मान लो अगर ये x है तो ये हो सकता है जब 10,000 होंगे यहाँ पे तो 10x, 2020 में भी ये हो सकता है 10x। क्लियर? ये जरूरी नहीं है y होगा, 10y लिखो या y लिखो, ये मैंने x y इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है। 3000 स्पीशीज में प्रोडक्टिविटी x होगी, 10,000 स्पीशीज में प्रोडक्टिविटी y होगी, या 10,000 स्पीशीज में प्रोडक्टिविटी जो है वो 10x होगी, यानी कि 10 गुना ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन दूसरे साल में हम देखेंगे स्पीशी डाइवर्सिटी जो है वो इतना ही रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी उतना ही रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रोडक्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होता है ईयर आफ्टर ईयर? क्योंकि ये कम्युनिटी जो है ये स्टेबल होती है। इन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं। इन कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ का नंबर कम या ज़्यादा होता है वो बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये स्टेबल कम्युनिटीज़ होती हैं। ये अपने आप को स्टेबल रखती है। कैसे? चलो दूसरे पैरामीटर पे आएंगे। नंबर सेकंड पैरामीटर जब हम पढ़ेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टिलमैन की हाइपोथेसिस भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। हो गया? ओके। दूसरा नंबर सेकंड, सेकंड पैरामीटर ये है, एक स्टेबल कम्युनिटी में हमेशा जो वेरिएशन आती है लेस ओकेजनल वेरिएशंस, लेस ओकेजनल वेरिएशंस, ध्यान से सुनना। दूसरा पैरामीटर है ये कि एक स्टेबल कम्युनिटी जो होती है उसमें वेरिएशंस कम होती है, लेस ओकेजनल वेरिएशन मतलब है कि डिस्टर्बेंसेस। मैं लिखूंगा यहाँ पे लेस, या लेस नहीं, मैं लिखूंगा दे ओवरकम द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस,
BUNCS। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, देखो बेटा, ओवरकम द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। जो स्टेबल कम्युनिटीज होती हैं, इनके अंदर डिस्टर्बेंसेस आती हैं। डिस्टर्बेंसेस मीन्स, देखो, ओकेजनल डिस्टर्बेंस मीन्स हो गया डेली बेसिस पे डिस्टर्बेंस होना। फॉर एग्जांपल, ये डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये मैन मेड भी हैं। ये डिस्टर्बेंसेस नेचुरल भी हैं, ये मैन मेड भी हैं। फॉर एग्जांपल, एक बायोटिक कम्युनिटी है, दिस द कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में स्पीशीज रहते हैं, ये इकोसिस्टम है या कम्युनिटी, इसमें स्पीशीज है, ये एक स्टेबल कम्युनिटी है, ठीक है, ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में डिस्टर्बेंसेस तो आ ही जाएंगे, या तो वो नेचर की तरफ से होंगे या तो वो मैन मेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स डिस्टर्बेंस मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? डिस्टर्बेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैंड स्लाइड हो गया नेचर की तरफ से, फ्लड आ गया नेचर की तरफ से, या अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक से कुछ पार्ट इसका फिसल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लड, लैंड स्लाइड, क्लियर, या और कुछ यहाँ पे जो जिसकी वजह से इसमें से कुछ स्पीशीज जो है वो वैनिश हो गए, खत्म हो गए। मैन मेड भी हो सकते हैं। मैन मेड मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, हाँ, और क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन, और क्या हो सकता है? मैन मेड क्या करता है? फायर, फॉरेस्ट फायर, मैन की वजह से फॉरेस्ट फायर हो गया। ये आते ही किसी कम्युनिटी में ये डिस्टर्बेंस जो है ये आते ही आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जो कम्युनिटी स्टेबल होगी, अगर इसमें नेचर की तरफ से या मैन मेड की तरफ से फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया और फ्लड की वजह से कुछ स्पीशीज जो है वो लॉस हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे 10,000 स्पीशीज थे, 10,000 स्पीशीज थे, 10,000 में से अगर 100 स्पीशीज या 50 स्पीशीज चले भी गए, लॉस भी हो गए, तो इस स्पीशी पे, इस कम्युनिटी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ओवरकम करती है वो, यानी कि ये अगर 10,000 में से 50 स्पीशी गायब भी हो जाएंगे ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो नेचर की तरफ से होगा, चाहे वो मैन मेड की एक्टिविटीज की वजह से होगा, वो लॉस ऑफ स्पीशीज, तो ये जो है ये स्टेबल कम्युनिटी ये इसको ओवरकम करेगी। इट ओवरकम्स द लॉस, इट ओवरकम्स द लॉस। ओवरकम मींस ये उस लॉस को वापस लाएगी, बर्दाश्त कर सकती है ये कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में पहले ही स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, इस कम्युनिटी में स्पीशीज का नंबर बहुत ही रिच है, ये कम्युनिटी बहुत ही हाई डेंसिटी वाली स्पीशीज कम्युनिटी है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए यहां पे चाहे नेचुरल की तरफ से डिस्टर्बेंसेस होंगे या मैन मेड की तरफ से डिस्टर्बेंसेस होंगे, या फॉर एग्जाम्पल मैं मैन मेड की एक एग्जाम्पल लूंगा। चलो जी, यहां पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 ट्रीज हैं स्पीशीज की, मान लो मैंने 30 ट्रीज यहां पे काटे, 30 ट्रीज यहां पे कट किए, तो मेरे 30 ट्रीज कट करने से इस स्टेबल कम्युनिटी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ही ज्यादा है, दैट इज वाई। इसके बरक्स में इसको कंपेयर करूंगा दूसरे स्पीशीज, दूसरे के साथ। ये दूसरा, ये केस नंबर सेकंड लूंगा मैं, ये केस फर्स्ट था, इसमें लूंगा मैं केस सेकंड। केस सेकंड मेरे पास एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, इसमें 30 स्पीशीज है, इसमें सिर्फ 30 स्पीशीज हैं, तो मैं यहां पे डिफॉरेस्टेशन करूंगा, ये यहां पे फ्लड आ गया या यहां पे फॉरेस्ट फायर हुआ, तो यहां पे 30 ही स्पीशीज थे। जब यहां पे 30 स्पीशीज थे तो मैं बोल सकता हूं दिस इज लेस स्टेबल कम्युनिटी। ये कम्युनिटी बेचारी पहले से ही क्या थी? लेस स्टेबल, ये पहले से ही लेस स्टेबल थी। तो जब आपने फर्दर इस लेस स्टेबल, ऑलरेडी इसमें स्पीशीज नंबर कम था, डाइवर्सिटी कम थी, तो फिर आपने ऊपर से डिफॉरेस्टेशन किया, फिर आपने ऊपर से यहां पे सॉइल इरोजन किया, फिर आपने ऊपर से यहां पे
तो क्या लैंडस्लाइड फ्लड्स हो गई, उसकी वजह से स्पीशीज जो है वो लॉस हो गई। तो यहां पे जो स्पीशीज लॉस होगा, जहां पे ऑलरेडी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है, तो इसका वापस आना बहुत ही मुश्किल है। समझाया बेटा आपको? क्लियर? तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, मैंने लिखा है ओकेजनल वेरिएशंस। ये वेरिएशंस बीच बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने यहां पे 30 ट्री स्पीशीज जो है वो आपने वैनिश किए, कट कर दिए, तो आप दूसरी बार भी आओगे, दूसरी बार आपको और 60 कट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वेरिएशंस डिस्टर्बेंस होनी चाहिए यहां पे, लेकिन अगर वो डिस्टर्बेंस ओकेजनल हो, बहुत ही कम मैनर में हो और बहुत ही धीरे धीरे होती हैं। अगर आपने एक साथ, आप बोलेंगे यहाँ पे 1000 स्पीशीज है, 10,000 स्पीशीज है, चलो मैं एक साथ 5000 स्पीशी को यहाँ पे उनको वैनिश करूंगा, डिफॉरेस्टेशन करूंगा, फॉरेस्ट फायर्स करेंगे, तब जाके ये स्पीशीज जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये तब वापस नहीं आ सकती। याद रखना, occasional variations means, occasional disturbances means low जो some natural disturbances and some man-made disturbances। ये disturbances जो है ये थोड़ा थोड़ा होनी चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मैं भी आपको ये एग्जांपल जब अगर आप ये एग्जांपल समझोगे तो मे भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे पास स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग, ठीक है? ये स्प्रिंग जो है, इसको मैं खींचता हूं ऐसे। जब मैं इसको खींचता हूं तो फिर मैं इसको छोड़ता हूं वापस। ये स्प्रिंग ऐसा, ये इसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है? ये स्प्रिंग का ओरिजिनल साइज है। जब मैं इसको खींचता हूं, इस स्प्रिंग को ऐसे खींचूंगा मैं, ये खींचना है कि लिमिट तक, वापस छोड़ो, ये वापस आ सकता है। क्लियर? अपना साइज वापस लाएगा ये आफ्टर, मतलब कंप्रेस हो जाएगा ये, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस ये जो मेरे पास स्प्रिंग है, अगर मैं इसको इतना ज्यादा खींचूंगा, बहुत ज्यादा खींचूंगा, फिर इसको मैं छोड़ूंगा, क्या ये वापस आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जो अपनी इलास्टिसिटी होती है, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी अगर मैं इसको अपने हदूद से ज्यादा, अपने कंट्रोल से ज्यादा मैं इसको बाहर खींचूंगा, फिर छोड़ूंगा, तो ये वापस नहीं आने वाली है। इसी तरह इतना ही खींचो जितना इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रह सकती है, इलास्टिसिटी उतना ही खींचोगे, छोड़ोगे, वापस आएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस आएंगी मैन की तरफ से या नेचर की तरफ से, ये स्टेबल कम्युनिटी उसको ओवरकम कर सकती है, ओके, एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचा, यानी कि स्पीशीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगे, तब जाके ये स्टेबल कम्युनिटी भी वापस नहीं आ सकती है। ध्यान रखना, ठीक है बेटा? ओके, नंबर 3 पॉइंट, जल्दी से नो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी शाबाश। 3rd इज इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। क्या है ये? चलो, नंबर 3rd, invasion by alien species. Number 3rd parameter is invasion by alien species. देखो, ये एक स्टेबल कम्युनिटी है। मान लो यहाँ पे स्पीशीज का नंबर बहुत ज़्यादा है, 10,000, 15,000, 20,000, कुछ भी हो स्पीशी का नंबर, हमें मानना है कि ये जो कम्युनिटी है, बायोटिक कम्युनिटी या इकोसिस्टम, ये स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है? ये स्टेबल फॉर्म में है, इसमें पर्टिकुलर स्पीशीज होंगे। एलियन स्पीशी मीन्स हो गया, अगर बाहर से कोई स्पीशी आना चाहता है, वो इस कम्युनिटी के अंदर घुसना चाहता है, तो ये कम्युनिटी इतनी स्टेबल है, ये इस स्पीशी को अपने अंदर नहीं आने देंगी, यानी कि ये प्रिवेंट करेगी अपने इस पूरे बॉर्डर को, ताकि बाहर से कोई एलियन स्पीशी अंदर ना आ सके। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर आया तो वो यहां पे जो है अपना नंबर बढ़ा सकता है। अपना नंबर जब बढ़ाएगा तो वो कंपटीशन यहां पे इंक्रीज कर सकता है, हैबिटेट के लिए, मैटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, पार्टनर के लिए, फूड के लिए। समझा गया आपको? तो इसलिए ये स्टेबल कम्युनिटी के अंदर इतना ताकत होता है कि ये बिल्कुल भी एलियन स्पीशी को इन्वेड नहीं होने देती है। यही मैंने लिखा यहाँ पे, इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज इज स्टॉप्ड बाय दीज मेंबर्स ऑफ ए स्टेबल कम्युनिटी। समझा गया बेटा आपको? क्लियर हुआ बेटा आपको?
यानी कि अगर कोई फॉरेन कम्युनिटी से कोई स्पीशी यहाँ पे अंदर आएगा, ये वाले मेंबर्स जो है, जो स्टेबल कम्युनिटी के अपने मेंबर्स हैं, ये इसको अंदर नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर आ गया अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकता है और ये इन स्पीशीज को यहाँ पे वैनिश यानी कि फिनिश कर सकता है। क्लियर? तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स ऑफ ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ ए इकोसिस्टम। लेस वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी होती है, इसके मैंने आपको बताया था टिलमैनस, यहाँ पे आपको याद रखना है टिलमैनस हाइपोथेसिस। ओवरकम द ओकेजनल वेरिएशंस, अगर ओकेजनल वेरिएशंस आएंगी, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आएंगी, सॉरी वेरिएशंस नहीं, डिस्टर्बेंसेस, अगर थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आएंगी तो ये उन डिस्टर्बेंसेस को ओवरकम करेंगी, है स्टेबल कम्युनिटी। इसके बाद है इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, जो भी कोई एलियन स्पीशी आता है ये मेंबर्स उसको आने नहीं देते, उसको हकालते हैं, या अगर ये आएगा भी उसको डोमिनेट नहीं होने देते, यहाँ पे इसको अपने कंट्रोल के अंदर रहते हैं, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने नहीं देते ये स्पीशीज। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी जो है ये स्टेबल है, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? इसीलिए रीज़न ये था यहाँ पे लेस वेरिएशन होने का, क्योंकि यहाँ पे स्पीशी का नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होता है। स्पीशी अगर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ही रहेंगे। तो समझ आ गया आपको? इसीलिए यहाँ पे लेस वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस आएंगे भी, वो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस उनको ओवरकम किया जा रहा है। क्लियर हुआ बेटा? बाहर के स्पीशीज को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है जो दूसरी कम्युनिटी की होंगी, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो ईयर आफ्टर ईयर सेम रहता है। यही बात हमें किसने बताई थी? डेविड टिलमैन ने। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? शाबाश। नाउ इसके बाद कहा जाता है कि हमने देखा था, जब मैंने इनिशियल बताया था आपको ये टॉपिक में, जब हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको बोला था कि इंसेक्ट्स का जो नंबर है, इंसेक्ट की जो डाइवर्सिटी है दैट इज 20,000 स्पीशीज इंसेक्ट्स। कहा जाता है कि क्या होगा इस वर्ल्ड के अंदर अगर ये स्पीशी का नंबर 20,000 की जगह 15,000 ही रहेगा। व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये पॉइंट समझाने के लिए एक और साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसने एक हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। उस हाइपोथेसिस का नाम उसने रखा रेविट पॉपर हाइपोथेसिस। ये पॉइंट समझने के लिए कि क्या होगा अगर हम स्पीशी का नंबर रिड्यूस करेंगे, या अगर बाय नेचर किसी भी फैक्टर से अगर स्पीशीज का नंबर कम हुआ इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, तो व्हाट विल हैपन? क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी बायोटिक कम्युनिटी में, क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे इस इकोसिस्टम का? तो इसके लिए एक हाइपोथेसिस आपको पढ़नी है, दैट इज नोन एज रेविट पॉपर हाइपोथेसिस। रेविट पॉपर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस जो है ये दिया था पॉल एरलिच नाम था उस साइंटिस्ट का, ठीक है, गिवन बाय पॉल एरलिच उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये थ्योरी दी थी, EHRLICH एरलिच, ठीक है, पॉल एरलिच। रेविट पॉपर, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, बोलो जी रेविट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था रिगार्डिंग द स्पीशी डाइवर्सिटी? ये दिया था किसने? पॉल एरलिच ने। देखो सिंपल सी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, मैं आपको समझाऊंगी कि रेविट पॉपर हाइपोथेसिस क्या हमें बोलता है, पॉल एरलिच ने क्या बोला था सिंपल मीनिंग में। चलो जी, हो गया स्क्रीनशॉट? ले लो जल्दी से, शाबाश। ओके, देखो मैं आपको सीधे एग्जांपल से समझाऊंगा। रेविट क्या, हम किसको हम बोलते हैं? रेविट, RIVET, रेविट। रेविट जो है, रेविट मीन्स हो गया कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारी चीजों को आपस में जुड़े हुए रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। रेविट ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा मटेरियल जो दो से ज्यादा चीजों को आपस में जुड़े हुए रखता है, ठीक है, विच कनेक्ट्स
more than two structures तो among themselves, जो इनको आपस में मिलाता है। पॉपर मीन्स हो गया रिमूव करना, पॉपर मीन्स हो गया रिमूव करना, निकालना, ठीक है। अब देखो मैं आपको सीधे एग्जांपल दूंगा। इसने एग्जांपल बताई थी हमें, जो पॉल एरलिच है, इसने हमें एक एरोप्लेन की एग्जांपल बताई। लेकिन एरोप्लेन की एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको सिंपल एक बाइसाइकिल की एग्जांपल दूंगा। मान लो ये एक बाइसाइकिल है, आपने देखा है क्या बाइसाइकिल? हाँ, सबने देखा होगा। ये क्या मैंने बनाया? बाइसाइकिल नहीं, ये बाइसाइकिल का व्हील है। आपने देखा होगा बाइसाइकिल का व्हील। इस बाइसाइकिल के व्हील के सेंटर में ये एक रिंग वायर रहता है। दिस इज रिंग वायर, एक रिंग जैसा होता है जिसके साथ ऐसे स्पोक्स होते हैं, वायर्स होते हैं, ठीक है। इसको मैं बनाता हूं, दीज आर द स्पोक्स, वायर, कनेक्टिंग वायर, जो बहुत सारे वायर्स को आपस में कनेक्ट रखता है। इससे क्या होता है, इससे इन वायर्स से ये जो हमारा बाइसाइकिल का टायर है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, इसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दिस इज द व्हील ऑफ बाइसाइकिल एंड दिस इज द सिंपल वायर्स, जिसको हम स्पोक्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज द रिंग वायर, दिस इज द रिंग वायर, जिसके साथ ये सब स्पोक्स जो है ये आपस में इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा, शाबाश। नाउ हम इसको कंसिडर करेंगे, दिस इज द इकोसिस्टम। ये व्हील को मैं बोल सकता हूं दिस इज द इकोसिस्टम, 2 मिनट के लिए। इकोसिस्टम वायर जो है, इनको मैं नाम देता हूं दीज आर द स्पीशीज, और जो रिंग वायर है इसको मैं नाम देता हूं रिंग वायर, यानी कि यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं इस वायर को भी निकाल भी सकता हूं बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वायर को निकालो तो ज्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब तक ना आप सारे ये निकालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा इस पे, ठीक है। ये टायर जो है, व्हील जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होगा अगर आप इन वायर्स को बाहर निकालेंगे एक एक करके तो। लेकिन अगर आपने ये रिंग वायर को छेड़ा, ये रिंग वायर को अगर आपने यहां से तोड़ा, तो मुझे बोलो क्या इन वायर्स का काम है? कुछ काम नहीं है। उसी टाइम एट द सेम टाइम द व्हील विल बी डिजेनरेटेड, ये व्हील जो है ये अपना काम करना छोड़ देगा अगर आपने इस रिंग वायर में कोई फॉल्ट लाया तो रिंग वायर जो है इट्स ए की स्पीशी, इसी को हम नाम देते हैं रिविट, इसी को हम नाम देते हैं रिविट। समझ आ गया बेटा आपको? RI है बेटा, RIVET, रिविट, समझ आया? तो ये रिविट क्या है? रिविट इज द स्ट्रक्चर इन अ इकोसिस्टम। यहां पे अगर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे सो इट इज द की स्पीशी। की स्पीशी मीन्स जो स्पीशीज बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। अगर हम उस रिविट को निकालेंगे, यानी कि हमने की स्पीशी को निकाला। की स्पीशी मीन्स मैंने अभी भी बोला आपको, फॉर एग्जांपल अगर कुछ स्पीशीज ऐसे हैं कि अगर आप उनको मार भी डालेंगे, वैनिश भी करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी कम्युनिटी पे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके इकोसिस्टम पे। लेकिन कुछ स्पीशीज यहाँ पे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हाथी है, क्लियर, एक फॉरेस्ट में, फॉर एग्जांपल टाइगर है, फॉर एग्जांपल कोनिफेरस फॉरेस्ट हैं, यानी कि लार्जर ट्रीज हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 100 लार्जर ट्रीज काटेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, जंगल वीरान दिखेगा, जंगल में दिखेगा कि हाँ किसी ने तो कोई काटा है, यहाँ पे प्लांट, जगह खाली खाली लग रही है। इसी तरह जंगल में घास भी है, अगर आप घास के 100 प्लांट्स काटेंगे तो आपको नहीं लगेगी कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ा हुआ है। यानी कि लार्जर ट्रीज जो है वो वहाँ पे क्या बना? एज अ रिविट, एज ए की स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरह से एक व्हील को हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम की, जो इसके वायर्स है यहाँ पे इनको हम एग्जांपल लेंगे स्पीशीज की, कॉमन स्पीशीज। और जो रिंग वायर है, मेन वायर है, दिस इज द की स्पीशी ऑफ इकोसिस्टम एंड नोन एज द रिविट। यानी कि ये हमें यही समझाता है, ये रिविट पॉपर हाइपोथेसिस, कि अगर इकोसिस्टम के अंदर की स्पीशीज जब तक वहाँ पे हैं, अगर आपने की स्पीशीज को रिविट, अगर आपने इन रिविट्स को क्या किया? पॉपर किया, यानी कि निकाला यहाँ से, तो तब जाके ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये वैनिश हो जाएगा, ये पूरा इकोसिस्टम जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस पे फर्क पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने ये स्पीशीज धीरे धीरे, ये वायरस जो है ये धीरे धीरे निकाले यहाँ से, तो वो इफेक्ट धीरे धीरे पड़ेगा, ज़्यादा एब्रप्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने रिंग वायर निकाला तो एब्रप्ट इफेक्ट पड़ेगा। सिंपली अगर आपने की स्पीशीज़ को यहाँ से वैनिश किया, अगर आपने की स्पीशीज़ को इस इकोसिस्टम से निकाला, तो पॉपर मीन्स निकालना, मीन्स पॉपर मीन्स निकालना, रेविट मीन्स की स्पीशीज को निकालो यहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपको इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्पीशी डाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। समझ आ गया बेटा आपको? तो इसलिए ये जो रेविट है, दिस एक्ट्स एज इंपॉर्टेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम। यही एग्जांपल हमें पॉल एर्लिच ने बताया एक एरोप्लेन के अंदर। सिंपल देखो, इसने क्या बोला, ये एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन में विंग्स है, ठीक है। इसने बोला इस एरोप्लेन में बहुत सारे रिविट्स लगे हुए हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर्स इस एरोप्लेन को एरोप्लेन के पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। इसने बोला कि अगर यहां पे पैसेंजर्स आते हैं इस हवाई जहाज में, वो इन रिविट्स को एक एक करके चुराएंगे, इन रिविट्स को एक एक करके निकालेंगे। ये रिविट है, इसको एक एक करके निकाला, इसको भी निकाला, यहां से इसको भी निकाला। धीरे धीरे इनिशियली पहले इस प्लेन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्लेन एक्ट किया इसने एज इकोसिस्टम, ठीक है। ये प्लेन जो है एरोप्लेन, इट एक्ट्स एज इकोसिस्टम, ठीक है। और यहां पे ये जो रिविट्स हैं इनको इसे नाम दिया, दीज आर द स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि इकोसिस्टम के स्पीशीज होते हैं। और यहां पे कुछ खास किस्म के रिविट्स लगे होते हैं। क्यों खास है ये? क्योंकि ये रिविट्स की हेल्प से ये एरोप्लेन कनेक्ट है विंग्स के साथ, है ना। ये विंग्स है एरोप्लेन के और ये रिविट है, इसको इसने नाम दिया रिविट। रिविट मीन्स की स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मान लो ये एरोप्लेन है, इसके अंदर स्पीशीज भी है और की स्पीशीज भी है। की स्पीशीज का नाम दिया है रिविट। ये की स्पीशीज अगर आपने धीरे धीरे निकाले, तो अगर आपने एक भी यहां से निकाला, वैनिश किया, बाहर निकाला इसको, तो ये जो विंग्स हैं ये एकदम टूट पड़ेंगे। इस तरह से ये एरोप्लेन को पूरा क्रैश करेंगे, वैनिश करेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल होती है की स्पीशीज़ की, कि की स्पीशीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। अगर की स्पीशीज़ का आपने डिस्ट्रक्शन किया, की स्पीशीज़ को आपने प्रिवेंशन नहीं किया, उनको आपने यानी कि ख़त्म किया, तो तब जाके आपका पूरा जो इकोसिस्टम है ये खतरे में होगा, ठीक है बेटा, एज़ कम्पेयर टू ये सिंपल स्पीशीज, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब आपने सिर्फ 2-3 बातें यहाँ पे सीख ली। अगर ये स्पीशीज जो है मोर डाइवर्स होगा तो इसमें लेस वेरिएशंस आएंगे। अगर इसमें स्पीशीज का डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा तो ओकेजनल वेरिएशंस जो भी आएंगे वो ओवरकम करेंगी ये, ठीक है। ओकेजनल वेरिएशन होंगी या ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़ को ये ज़्यादा अपने अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। ये बचाते हैं अपने आप को, यानी कि जो भी एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, जिस कम्युनिटी में स्पीशीज़ का नंबर ज़्यादा होता है, वो हमेशा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, वो कम्युनिटी। समझ आएगा बेटा आपको? तो 2 हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाए। वन इज नोन एज द टिलमैन हाइपोथेसिस, सेकंड इज नोन एज द रेविट-पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। रेविट-पॉपर हाइपोथेसिस मैंने 2 तरीके आपको सिखाया। एरोप्लेन जो है, ऐसे ऐसा था एग्जाम में क्वेश्चन, एरोप्लेन किसकी एग्जाम्पल है? जो हमने पॉल एर्लिच ने बताया एरोप्लेन, तो इसने इसको किसके साथ रिलेट किया? हमारे इकोसिस्टम के साथ। ये आ सकता है इकोसिस्टम के साथ। तो और क्या बचा यहाँ पे? रिविट क्या थे इसमें? की स्पीशी, ठीक है। तो रिविट्स जो विंग्स पे लगे थे, की स्पीशीज, ठीक है। विंग्स पे जो रिविट लगे थे, दैट इज द की स्पीशी ऑफ द इकोसिस्टम। समझ आएगा बेटा आपको? तो इस तरह से
आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या देखना होगा वो हम देखेंगे, क्या पढ़ना होगा उसमें। तो फिलहाल आप जितने भी लेक्चर आज तक के हुए उनको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है बेटा। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।